नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 16 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने इस योजना की आवश्यकता, उद्देश्य और विशेषताओं पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम इस योजना के क्रियान्वयन के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। योजना के क्रियान्वयन के मुख्य पहलू। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले काम पाने की क्या प्रक्रिया है, इस पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में निवासरत समस्त ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य इस योजना में लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। कौन कौन होंगे? इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जो अधिसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पर रहने वाले गांवों के परिवार के प्रत्येक सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, वह सभी इस योजना में लाभ लेने के लिए पात्र होंगे, योग्य होंगे। किंतु योजना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने के लिए एक पूरा परिवार होगा। मतलब एक वर्ष में जो 100 दिन का काम मिलना है वह पूरे परिवार को मिलना है, ना कि किसी एक व्यक्ति को। 100 दिन के रोजगार की उपलब्धता को परिवार में निवासरत समस्त वयस्क व्यक्तियों के बीच विभाजित किया जा सकता है। मानकर चलिए किसी परिवार में 4 वयस्क व्यक्ति हैं तो उन चारों को ही 25-25 दिन का कार्य एक वर्ष में, अथवा किसी एक व्यक्ति को 100 दिन का कार्य दिया जा सकता है। अतः एक पंजीकृत परिवार के समस्त वयस्क व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं, 100 दिवस की सीमा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। इसकी कुछ शर्तें और हैं जो इस प्रकार हैं। इस योजना की पहली शर्त है परिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। मतलब जो परिवार इस योजना का लाभ उठाना चाहता है उसको संबंधित ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी होना जरूरी है। इस योजना की दूसरी शर्त है स्थानीय ग्राम पंचायत में परिवार को पंजीकृत कराया जाना आवश्यक होगा। मतलब उसका पंजीयन ग्राम पंचायत में होना बहुत ही जरूरी है। इस योजना की तीसरी शर्त है ग्राम पंचायत से परिवार को जॉब कार्ड प्राप्त करना होगा। जॉब कार्ड मतलब एक रोजगार पत्र रहेगा जिसमें संबंधित व्यक्ति का पूरा विवरण होगा। जिस तरह से राशन कार्ड या BPL कार्ड होता है, उसी तरह से एक जॉब कार्ड होता है जो ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित परिवार को दिया जाता है। इस योजना की चौथी विशेषता है जॉब कार्ड के आधार पर अकुशल मानव श्रम करने हेतु आवेदन देना होगा। जॉब कार्ड बनने से ही रोजगार नहीं मिल जाएगा। कार्ड के आधार पर एक आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत को देना होगा, उसके पश्चात ही उनको काम मिलेगा। इस योजना की पांचवी शर्त है अकुशल मानव श्रम करने के लिए तत्पर हो। मतलब इस योजना के अंतर्गत मानव अकुशल मानव श्रम करने के लिए तैयार हो, वह काम करने की इच्छा रखता हो। ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत प्रत्येक परिवार जिसके नाम से रोजगार पत्र जारी किया गया है का वयस्क सदस्य योजना के अंतर्गत अकुशल मानव श्रम करने हेतु आवेदन का पात्र होगा। मतलब जिस परिवार में जॉब कार्ड होगा उस परिवार का प्रत्येक सदस्य इस योजना के अंतर्गत काम पाने के लिए आवेदन करने का पात्र होगा। जॉब कार्ड क्या है, थोड़ी सी चर्चा हम इस पर भी करते हैं। पंजीयत परिवारों को ग्राम पंचायत द्वारा एक रोजगार पत्र यानी कि जॉब कार्ड जारी किया जाता है जिसमें संबंधितों का पूर्ण विवरण होता है। यह रोजगार पत्र जारी होने के दिनांक से 5 वर्ष के लिए वैध होता है और प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद 1 माह के अंदर ग्राम पंचायत द्वारा नवीनीकृत किया जा सकता है। जॉब कार्ड BPL सर्वे पर आधारित होता है। मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वे होता है उस पर आधारित होता है।
जॉब कार्ड में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने हेतु ग्राम पंचायत सक्षम होती है। कार्ड गुम होने, खराब होने पर निर्धारित शुल्क जमा करके नया कार्ड बनवाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत जहां पर काम करवाया जा रहा है वहां पर किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होना जरूरी है। काम की जगह पर उपलब्ध सुविधाएं। रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जहां पर काम हो रहा है वहां पर मजदूरों के लिए कुछ जरूरी सुविधाएं होना तय है। जैसे नंबर 1, आराम के लिए छाया की व्यवस्था और पीने का साफ पानी हो। मतलब जो मजदूर जहां पर काम कर रहे हैं उनको विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए छाया की व्यवस्था और पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी या पंचायत द्वारा करवाई जाना आवश्यक होगी। दूसरी सुविधा जो है वह है प्राथमिक इलाज या चोट लग जाने पर उपचार के लिए कुछ जरूरी दवाएं जिन्हें हम फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं वह यहाँ पर हों, जिससे कि किसी मजदूर को चोट लग जाए तो तत्काल उसका इलाज किया जा सके। ठीक इसी तरह से काम कर रही महिलाओं के साथ 6 वर्ष की उम्र के अगर 5 या अधिक बच्चे हों तो उनकी देखभाल के लिए अलग से एक महिला को काम सौंपा जाना प्रावधानित है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस योजना के अंतर्गत 33% महिलाओं को काम दिया जाना है। जो महिलाएं काम कर रही हैं और उनके 6 वर्ष से 5 या अधिक छोटे बच्चे हैं तो उनकी देखभाल के लिए एक महिला की भी यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी, उसको भी मजदूरी दी जाएगी। इस तरह से एक अतिरिक्त महिला को भी यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। काम के दौरान अगर किसी मजदूर को चोट लग जाती है तो उसे इलाज की पूरी सुविधा व पूरी तरह से अपंग हो जाने पर या मृत्यु हो जाने पर नियमानुसार मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है, जिसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। बेरोजगारी भत्ता। इस योजना की खास बात यह है कि अगर कोई परिवार रोजगार मांगता है और उसको रोजगार नहीं मिलता है तो उसको सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। काम मांगने के दिन से 15 दिन तक अगर काम ना मिले तो आवेदन करने वाले व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता पाने की पात्रता होगी। परंतु एक परिवार को न्यूनतम दर पर प्रदाय की गई मजदूरी अथवा बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदाय की गई राशि दोनों का योग 100 दिन की मजदूरी से अधिक नहीं हो सकता। मतलब समझ गए होंगे आप कि एक परिवार में अगर एक या एक से अधिक सदस्य हैं तो उन सभी का योग 100 दिन की मजदूरी अथवा 100 दिन की बेरोजगारी भत्ता जो कि 1 वर्ष में मिलेगा, इससे अधिक नहीं हो सकता। इसमें दूसरी शर्त और है, रोजगार की मांग करने वाला व्यक्ति यदि योजना के अंतर्गत दिए गए कार्य को नहीं करता है और सूचना मिलने के पश्चात 15 दिन के भीतर वह कार्य पर उपस्थित नहीं होता है और क्रियान्वयन एजेंसी की अनुमति के बिना निरंतर 1 सप्ताह तक अथवा पूरे महीने में 1 सप्ताह से अधिक समय तक वह अनुपस्थित रहता है तो ऐसे व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत 3 महीने तक बेरोजगारी भत्ते की मांग नहीं कर सकते। आइए अब हम इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और राज्य स्तर की क्या भूमिका है इस पर चर्चा करते हैं। गांव में इस योजना को लागू करने में ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम पंचायत को जो काम करना होते हैं वह इस प्रकार हैं। ग्राम पंचायत का पहला काम है परिवारों का पंजीकरण करना और जिन परिवारों का नाम लिखा हुआ है उनको जॉब कार्ड देना। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत का दूसरा काम है लोगों द्वारा रोजगार के लिए दिए गए आवेदन लेना और उन्हें काम कहाँ मिलेगा यह जानकारी देना। तीसरा काम ग्राम पंचायत का है ग्राम सभा के फैसले के अनुसार कार्यों के प्रस्ताव तैयार करना। चौथा काम जो ग्राम पंचायत को करना है वह है जो काम होना है उस काम का पूरा अनुमान सब इंजीनियर द्वारा तैयार करवाना। ग्राम पंचायत का 5वां कार्य है निर्माण कार्य के अनुमान में मजदूरी, सामग्री और अन्य मद में
होने वाले अनुमानित खर्चे का उल्लेख करना। ग्राम पंचायत का छठवां कार्य है जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जो काम स्वीकृत किए गए हैं, मंजूर किए गए हैं, उनको प्रारंभ करवाना। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत का 7वां कार्य है अपने क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की निगरानी करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी देखभाल करना। इसके अलावा जनपद और जिला पंचायत की योजना बनाने और उनको लागू करने में अहम भूमिका होती है। जनपद और जिला पंचायत द्वारा काम की निगरानी भी की जाती है। जिले के कलेक्टर द्वारा जिले में बनने वाली योजना को प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की जाती है और किए जाने वाले कार्यों के मूल्यांकन और शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था भी जिला कलेक्टर द्वारा की जाती है। राज्य स्तर पर कार्यक्रम की योजनाएं, कार्य की देखरेख और निगरानी के लिए राज्य रोजगार गारंटी परिषद बनाई गई है, जो योजना के संचालन के लिए राज्य शासन को सलाह देती है और केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद से आवश्यक समन्वय करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सुचारू संचालन के लिए मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इस विभाग ने योजना के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया है। यह एक सशक्त समिति है जिसके फैसले योजना के संबंध में अंतिम होते हैं। सामाजिक अंकेक्षण किसी भी कार्य की सफलता अथवा योजना की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है उसका अंकेक्षण। अंकेक्षण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कराए गए कार्यों का और उस पर किए गए व्यय विवरण की जांच की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर किए गए कार्यों, भुगतानों के विवरण, कार्यों में कार्यरत मजदूरों की संख्या और सामग्री का विवरण या ब्यौरा सम्मिलित होता है। सामाजिक अंकेक्षण का महत्व हम सभी जानते हैं कि यदि किसी कार्य की जांच का प्रावधान न हो तो कार्य में शिथिलता आ जाती है तथा वित्तीय हिसाब किताब में गड़बड़ियाँ, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की संभावना बढ़ जाती है तथा लोगों की अज्ञानता का कई स्वार्थी लोग अनुचित लाभ उठाने लगते हैं। अतः योजना जिनके लिए बनाई गई है उन्हें उसका पूरा लाभ मिल सके, उनके साथ पूरा न्याय हो सके तथा योजना के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, इन सभी तथ्यों की पूर्ति तथा भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता से बचने के लिए योजना का सामाजिक अंकेक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। वस्तुतः योजना और उसका सामाजिक अंकेक्षण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। योजना के सफल क्रियान्वयन की दिशा में अंकेक्षण अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। यही योजना को उसके अंतिम लक्ष्य तक खींच कर ले जाता है। सामाजिक अंकेक्षण का महत्व इस प्रकार है। नंबर 1, योजना में पारदर्शिता लाना। पारदर्शिता से आशय है योजना के संपूर्ण तथ्यों की जानकारी सभी को हो, कोई भी बात जनता से छुपी हुई ना हो। पारदर्शिता के कारण जो कुछ होता है वह जनता के समक्ष खुली किताब के रूप में होता है। अतएव ना तो जनता अंधकार में रहती है और ना ही योजना के क्रियान्वयन में कदाचरण का भय रह पाता है। मतलब गांव के लोगों को मालूम रहता है कि इस योजना में कितना पैसा आया है, कौन कौन से काम होंगे, कितने मजदूर लगेंगे, कितनी सामग्री लगेगी, और यह सब जानकारी जब गांव के लोगों को रहेगी तो वह इस पर निगरानी करेंगे और जो काम करने वाले हैं उनके अंदर एक भय रहेगा, वह डर कर काम करेंगे तो काम अच्छा होगा। सामाजिक अंकेक्षण का जो दूसरा महत्व है वह है आम जन की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण। सामाजिक अंकेक्षण से योजना में आम लोगों की भागीदारी भी बढ़ती है। इससे लक्षित समूह के साथ समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा योजना के क्रियान्वयन का विवरण प्राप्त करने का प्रावधान है। योजना संबंधी कार्यों के दस्तावेज की पुष्टि सभा में उपस्थित मजदूरों से कराने का प्रावधान है।
साथ ही अनियमितताओं के लिखित नोट पर संबंधित मजदूर के हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया इस प्रकार रखी गई है कि योजना में आम ग्रामीण नागरिकों की भागीदारी बढ़ जाती है और वे योजना के प्रति सजग व सतर्क हो जाते हैं। सामाजिक अंकेक्षण का जो तीसरा महत्व है वह है उत्तरदायित्व का बोध कराने में सहायक। ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों को योजना के क्रियान्वयन का भार सौंपा गया है। मजदूरों की भागीदारी का प्रावधान भी रखा गया है। अतः सामाजिक अंकेक्षण उन्हें उनके उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए जागरूक बनाता है, क्योंकि जो मजदूर काम कर रहा है वह पहले गांव का निवासी है और ग्राम सभा का सदस्य, तो उसका उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है कि वह उसके लिए ईमानदारी से काम करे। सामाजिक अंकेक्षण का जो चौथा महत्व है वह है अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने में सहायक। सामाजिक अंकेक्षण लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने में सहायक होता है और उन्हें उनके अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। सामाजिक अंकेक्षण का जो पांचवा महत्व है वह है योजना को प्रभावशाली बनाने में सहायक और महत्वपूर्ण। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सामाजिक अंकेक्षण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अंकेक्षण के कारण कार्यकर्ता में काम को ठीक से करने एवं समय पर पूरा करने का भय बना रहता है अथवा भय के स्थान पर कार्य को सही ढंग से और निर्धारित अवधि में पूरा कर दिखाने का एक उत्साह बना रहता है। इस कारण योजना का क्रियान्वयन उचित ढंग से होने लगता है। सामाजिक अंकेक्षण का जो अगला महत्व है वह है अनियमितताओं को नियंत्रित करने में सहायक। अंकेक्षण का सर्वाधिक महत्व योजना के उचित क्रियान्वयन और अनियमितताओं को नियंत्रित करने में है। समय समय पर इनका अंकेक्षण होने से कार्यकर्ताओं को मजदूरों की संख्या, कार्य एवं कार्य के प्रकार, कार्यों पर किए गए व्यय राशि का संपूर्ण विवरण रखना पड़ता है, जिनकी अंकेक्षण के माध्यम से जांच की जाती है। जांच में खरा उतरना यह कर्ता धर्ताओं की जिम्मेदारी होती है। अतः योजना का लाभ जिसे मिलना चाहिए उसी को मिलता है। इससे योजना सफल होती है। शिकायत निपटाने की समितियां। पंचायत स्तर पर इस योजना में हर स्तर पर शिकायत निपटाने की व्यवस्था की गई है। हर स्तर पर अर्थात ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक शिकायत पुस्तिका रखी जाती है। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत इस पुस्तिका में दर्ज करा सकता है। हर 6 माह में ग्राम सभा किए गए कार्यों की जांच पड़ताल करती है। कोई गड़बड़ी होने पर ग्राम सभा प्रस्ताव पास करके अनुविभागीय अधिकारी यानी कि SDM को भेजती है। शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी जांच समिति का गठन करता है। समिति में उसी पंचायत का एक पंच, जो निर्माण एवं विकास समिति का सदस्य ना हो, जनपद पंचायत का एक सब इंजीनियर और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांकित एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में शामिल होता है। उस पंचायत क्षेत्र के जनपद सदस्य और संबंधित विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी समिति में रहते हैं। जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद उसे सचिव द्वारा ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया जाता है। यदि ग्राम सभा तय करती है तो प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यदि ग्राम सभा मानती है कि गड़बड़ी हुई है तो वह अनुविभागीय अधिकारी को कार्यवाही की अनुशंसा करती है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40, 89, 92 या 100 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाती है। जनपद स्तर पर या कार्यक्रम अधिकारी CEO जनपद पंचायत की शिकायत पाए जाने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक कलेक्टर जांच समिति गठित करता है। जांच समिति अपनी रिपोर्ट जिला कार्यक्रम समन्वयक को देती है और कोई कर्मचारी दोषी पाए जाने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक स्वयं अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है या संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेजता है। जिला पंचायत स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक कलेक्टर अथवा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम
समन्वयक जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर संभाग आयुक्त एक जांच समिति का गठन करता है। संबंधित व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर संभाग आयुक्त स्वयं अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हैं अथवा संबंधित विभाग के समक्ष अधिकारी को भेजते हैं। राज्य स्तर पर शिकायतों का निपटारा मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद करता है। क्रियान्वयन एजेंसी के विरुद्ध शिकायत जिला कार्यक्रम समन्वयक कलेक्टर समिति का गठन करते हैं। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर कलेक्टर जांच रिपोर्ट पर यथोचित कार्यवाही करते हैं। शासकीय अधिकारी या कर्मचारी के दोषी पाए जाने पर कार्यवाही हेतु संभाग आयुक्त संबंधित विभाग को भेजते हैं। साथ ही एक प्रति अपने मत सहित प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भेजते हैं। मजदूरी न मिलने पर मास्टर रोल में गड़बड़ी की शिकायत को पहले हल किया जाता है। इन शिकायतों को 15 दिन के अंदर निपटाए जाने का नियम है। यदि गंभीर वित्तीय भ्रष्टाचार पाया जाता है तो थाने में FIR दर्ज कराई जाती है। शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी तत्काल प्रमुख सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को भेजी जाती है। ये थे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन के मुख्य पहलू। उम्मीद है आपने इस योजना के क्रियान्वयन के मुख्य पहलुओं को समझ लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।